संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चीर झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय। हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रत खंबीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भरने हम रहे। गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। Before we begin today's presentation, I request everyone to keep 2 minutes of silence in remembrance of innocent lives lost on this planet. Let's begin. तो सबसे पहले मैं खाली पूछना चाह रहा था आज का टॉपिक क्या है, ये बता सकता हूँ, तो बेसिक थीम क्या है? कंसोलिडेशन। और सबसे पहले जो स्टार्ट करी वो कंसोलिडेशन नहीं, और तुम कह रहे हो कंसोलिडेशन सेपरेट फंक्शंस। हाँ, तो कंसोल में ऐसा कुछ कहाँ से आया? बेस तो वही होता है, फिर उसी के फॉर्मेशन से अपन कंसोलिडेशन पे पहुंचते हैं। एकदम सही, मतलब है, लेकिन जब अपन बात करते हैं एएस, जब हम लोग थे तब एएस थे,
तो एएस में कंसोल के सेपरेट 3 स्टैंडर्ड थे, उन 3 में खाली बात होती थी कंसोल की अकाउंटिंग कैसे होगी, कंसोल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कंसोल का डिस्क्लोजर कैसे होगा। यहाँ ये कंसोल से पहले तुमको ये समझाते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स है क्या, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे फिर आगे जो नेक्स्ट जो तो अपन स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे उसमें आएगा कि कंसोल उनको कैसे करें। स्टार्ट करेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फिर 110 एंड 28 फॉर जॉइंट वेंचर। अब एएस और इंडेस में अगर आप वैसे भी देखते होंगे, शायद तुम लोग भी इंटर में तुम्हारे एएस ही होता है ना, तो एएस हो गया मतलब एक छोटा बच्चा देखी, और इंडेस एक उसका वो बोल सकते हैं कि एक बड़ा थोड़ा सा डिफाइंड फॉर्म है, डिटेल्ड है। तब मैं थोड़ा सा बोलूँ तो साइंटिफिक है। आज तक अकाउंटिंग होती थी सिंपल थीम पे, जो जैसा है उसको वैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये बोलता है जो जैसा है वैसा नहीं, उसके डेप्थ में जाओ, वो कैसा दिखता है ऐसा होता तो मतलब वो एनपीवी पे ये करना। तो यहाँ पे भी वो कंसोल में भी अगर आए तो फेयर वैल्यूएशन मॉडल इसके भी लग जाता है। यहाँ सबसे पहले तो स्टार्ट जो है वही टफ है। पहले वहां था आपकी ओनरशिप है तो आप मतलब कंसोल की नीड क्यों है, कंसोल की नीड है मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो इन्वेस्टर को तुम्हारी इंडिविजुअल बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे कंसोल में 50 एंटिटीज हैं, उनमें से हो सकता है कुछ एंटिटी तो ऐसी भी होगी जो मेन जो लिस्टेड कंपनी है उससे बड़ी हो। आपका इन्वेस्टमेंट वहां तो दिख रहा है छोटा, लेकिन तो लग कि वो ग्रोथ करके, जैसे आज रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में जो जियो है वो ग्रोथ कर रहा है, रिटेल ग्रोथ कर रहा है, रिफाइनरी और ये जो हम बोल सकते हैं कि जो ऑयल बिजनेस है वो ग्रोथ इतनी नहीं कर रहा, मतलब स्टेबल है, ठीक है, माना अर्निंग रिलायंस में जो उसी ने दी थी। इन अब बात करें तो उसकी वर्टिकल जो अदर वर्टिकल्स है उनसे ग्रोथ आ रही है, वो धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी में भी जा रहे हैं। आने वाले 5 साल बाद रिन्यूएबल एनर्जी एक अलग उनका बड़ा विंग हो जाएगा। तो आप जब रिलायंस इंडस्ट्री की कंसोल देखते हो तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आती है। आप स्टैंड अलोन देखोगे तो एज ए इन्वेस्टर या एज ए मैं कह रहा हूँ लर्नर और एज ए स्टूडेंट कोई भी बैलेंस शीट को देखो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, कंसोल में एस तक था ओनरशिप, जो मेरा है वो कंसोल पे यहाँ है जिसको मैं चला रहा हूँ, कंट्रोल बिजनेस कंट्रोल। मतलब मेरे पास जिस पे बिजनेस को रन करने का कंट्रोल है वो बिजनेस को मेरे ऊपर। प्रैक्टिकली कैसे होता है वो तुम जब प्रैक्टिकली करोगे जब देख पाओगे, लेकिन थियोरटिकली कोशिश करेंगे हम लोग जब बच्चे लोग कि कैसे तुम समझ पाओ। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना, खुद के मन से कुछ किसी को आता हो, सीनियर्स बैठे हो तुम लोग, हो सकता है तुमने कुछ करा भी हो प्रैक्टिकली, तो एडिशनली वो बताओ, फिर मैं इसको क्वेश्चन आंसर के पर्पज से पढ़ाई की मतलब एग्जाम नहीं। तो एग्जाम देते हैं तो अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देख चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है जो इन बच्चों को नहीं पता, उन्होंने थ्योरी पढ़ी, जितना समझ में आया बता दिया। इन जब आईसीए की बुक में कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आप उसकी जो डीप मीनिंग होता है ना किसी वर्ड का वो समझ में आता है कि कंट्रोल वो डिफेक्ट कंट्रोल है, या मैं बोल सकता हूँ कि 3-4 तरह से अलग अलग डिफाइन किया रहा हो। तो तुम शायद उस चीज को अगर पता हो तो एडिशनल इनकी हेल्प करना, ना कि यहाँ बैठ के सुनने वाली चीज। फिर लास्ट है 28 जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स की अकाउंटिंग। वो बात करें तो एएस के जमाने में होता था, जॉइंट वेंचर को बोलता था जितना परसेंट तुम्हारा रेशियो है उतना उतना लाइन बाई लाइन ऐड कर लो, ये कंसेप्ट था मैं। अब इक्विटी मेथड वहां भी था यहाँ भी था, वो थोड़ा सा और रिफाइन है यहाँ पे। उसी के बेसिस पे जॉइंट वेंचर होनी है, उसी बेसिस पे एसोसिएट होती है, डिटेल में साथ साथ में होता फिर। Warm greetings to one and all present here. Today, I, Palak Agarwal, along with Gati and Shaurya, are here to present on the topic consolidated financial statements. So, we would be covering 4 Ind AS, Ind AS 27, separate financial statements, Ind AS 110, consolidated financial statements, Ind AS 111, joint arrangements, and Ind AS 28, associates and joint ventures. So, starting with Ind AS 27. So, general question then, that what is separate financial statements? Anybody can tell?
the parent की financial statements उसके subsidiary associates वगैरह कोई भी मिलाते हैं इसमें Basically individual Standard. Yeah, you said it right. As separate financial statements or financial statements which are prepared by parent, that is an investor with control of subsidiary and investor with investment in associate or joint ventures. So it includes the balance sheet statement of profit and loss, notes to accounts, and cash flow statement, statement of changes in equity, etc. So who must prepare separate financial statements? Section 129, subsection 1 of Companies Act 2013 uh, requires entities to prepare separate financial statements along with consolidated financial statements. And when SFS are also prepared, when like some entities are exempt from preparing CFS, so the only statements are separate financial statements in that case. I would be discussing the exemptions in further slides. Now, accounting measurement basis for investments. So basically there are two options. Either we can value the investments at cost method or at Ind AS 1109 method. So in cost method, the investment in subsidiaries, associates and joint ventures may be measured at cost in separate financial statements. In Ind AS 109 method, we can measure the investments at fair value through profit or loss or fair value through other comprehensive income. So the point to be noted here is that same accounting must be applied for each category of investments, whether it is subsidiaries, affiliates, or joint ventures. Discussing this with a further more clarity. जैसे एच लिमिटेड है उसकी 4 सब्सिडरीज हैं अब 3 सब्सिडरीज अपन इन्वेस्टमेंट्स मेजर कर रहे हैं कॉस्ट एंड फॉर द रिमेनिंग वन वी आर यूजिंग FVTPL method. So this is not correct. Index says that either all the 4 subsidiaries should be valued at cost or they would be valued at fair value through profit and loss. So same accounting policy must be same accounting measurement must be applied for each category of investment. Now discussing a special situation when investment is classified as held for sale. So when investment meets the criteria of Ind AS 105, that is available for immediate sale and sale is highly probable, then it would be reclassified as non-current asset held for sale. And the investment which was earlier measured at cost would now be measured at the lower of carrying amount or fair value cost to sell. So the next slide is of questions. आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर Online या offline? अरे online या offline? for offline participants. So the question is, an entity measures subsidiary at cost, joint venture at FVTPL. Both are classified as held for sale at year end. Then how should they be measured? Price money को बता. ये सर आपको कोई भी बता सकता है किसी इंडिविजुअल को पूछ सकते कोई ले offline के लिए online के लिए अलग अलग करते हैं. उमेश so तो ये बता दीजिए पीछे से. the options are both as per Ind AS 105, subsidiary as per Ind AS 105, joint venture continues at FVTPL. C, subsidiary at cost, joint venture as per Ind AS 105, both as per Ind AS 109. So what will be the answer? I think answer is option number 8. It's B. The correct. Anyone else? Okay. Yeah. Correct. So, moving to special situation number 2, when parent becomes an investment entity. So, investment would be measured at fair value through profit and loss. Difference between the carrying value and fair value would be recognized to profit and loss. And if there is any accumulated other comprehensive income, then it would be reclassified to profit and loss. Now, special situation number 3, when parent ceases to be an investment entity. Earlier, the parent is an investment entity, so it was measuring the investment at FVTPL. Now, as per Ind AS 27, any of the method can be applied, either the cost method or FVTPL. Two options are there. First one, measuring the investment at cost with fair value at date of change serving as the deemed cost.
And second option, continue measuring the investment at fair value through profit loss. Next question for online participants. After ceasing to be an investment entity in separate financial statements, investment in subsidiaries shall be measured. Options are A, only at FVTPL, B, only at cost, C, at cost or as per Ind AS 109, D, equity method mandatory. देवांशु जैन 28 से बोल सकते हैं बोल सकते हैं बोल सकते हैं फिर वो उसको बीच में मतलब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट एंटिटी समझा है, ये तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी समझाएगा ना। I would be discussing it. क्वेश्चन पूछना इज नॉट मैं ये सोच रहा हूँ आगे पीछे हो गई हाँ वो आगे की स्लाइड Yes. वो आगे की स्लाइड बोर्ड है ना आपका Answer is C. हाँ स्पीकर को स्टार्ट बोर्ड इसका वॉल्यूम इसको कनेक्टेड वॉल्यूम तेरा इसका लैपटॉप स्पीकर से कर देना लो हेलो देवांशु टीवी से कनेक्ट कर दो ये कनेक्टिंग टीवी से नहीं उसमें जो माइक का बटन आता है ना उसके साइड में वो एरो आता है उस एरो में ऑप्शन आता है आपको स्पीकर सेलेक्ट करना आ जाएगा उसका। टीवी का ऑप्शन आ रहा होगा इसमें माइक में वो वही कर रहा था पहले से वही था फिर आवाज नहीं आ रही हेलो देवांशु The answer is C. इस शेयर बड़ी बनी होती है इधर से इधर से इसमें भी देवांशु The answer is C. Now discussing about the dividend accounting in separate financial statements. So the question arises when to record the dividend income. Dividend income must be recognized when the investor's right to receive payment is established, not when cash is received. It must be accounted on accrual basis. Now dividends are recorded as income in the profit and loss statement, separate from the investments carrying amount. We don't need to make any of the adjustments in the investments carrying amount. We would just record the dividend in profit and loss. Now, we have discussed separate financial statements. The question arises why consolidated financial statements are required when SFS exists. So, SFS reflects only the investor entity relationship and not the economic substance of the group. Like our accounting works over the principle of substance over form, prevailing reality over legality. So, consolidated financial statements present a better view of the financial performance of group. There are various cases like subsidiary selling goods to holding, holding selling to subsidiary. So in order to get actual position of revenue and receivables, CFS are prepared. Intergroup transactions are eliminated while preparing CFS, thus giving a more clear view of financial position and performance of the group. Now moving towards Ind AS 110, consolidated financial statements. So can anybody tell what is consolidated financial statements? What it includes? Anybody? Basically, It includes the financial statements of the parent subsidiaries, associate or joint ventures. Slavery. what it includes. The financials of its associates, joint ventures, and subsidiaries, and including the financials of parent. Balance sheet, P&L. Exactly. Financials. Okay.
So consolidated financial statements include consolidated balance sheet, consolidated statement of profit and loss, consolidated cash flow statements, notes to accounts, statement of changes in equity. Now, the need to prepare CFS. So when actually CFS needs to prepare when control is established. So as per AS 21, like what is the difference between AS and Ind AS? I want to tell over this. So as per AS 21, control exists if ownership of more than 50% of voting power or control of composition of board of directors. Like the focus is mainly on legal ownership and majority voting rights. But in India, control exists when all the three elements are established simultaneously. Like, what are these three elements? Power over the investee, the power over investee, exposure to variable returns, that investor has exposure to positive and negative returns, and ability to use power to direct the relevant activities. So, in these cases, control exists. Uh, Now, as per Indes, there is a concept of de facto control. Under this, control is exercised without holding majority shareholding. Like this emerges basically the key indicators of de facto control are the investor doesn't hold 50% voting rights. He she is having less than 50% voting rights. Still, control exists, and how the other shareholders are holding are widely dispersed. They are holding very minor shareholdings, and absence of other significant shareholder block, low participation in shareholder meetings. So I have made a pie chart here. What it depicts, investor A है उसका 39% stake है. बाकी investors देख रहे हैं अपन like share they are having very minor shareholding 1.2%, 3.2%, and they're widely dispersed. So in this case, clearly जो investor A है उसका de facto control है और he would prepare CFS. Now explaining this with a practical illustration, A Limited holds 40% stake in B Limited. Remaining 58% is held by 100 individual shareholders who are not holding more than 2%. And annual general meeting attendance historically averages 60%. So in this case, A Limited has de facto control and over B Limited, and it would prepare consolidated financial statements as per Index 110. Now talking about control and ownership. In AS 21, control is established along with ownership. But in Index 110, it is different. Control is not only about percentage holding. Control is determined by substance, not merely by shareholding percentage. It can arise through legal rights, contractual arrangements, practical ability to direct the activities, etc. And majority is not mandatory. It is not mandatory that the individual that the shareholder is holding 50% ownership. It works over the substance over form. Accounting focuses on economic reality rather than legal form. Now talking about how control arises even without additional considerations. Basically, there are three cases. Share buyback by investee. Investee company repurchases share from minority shareholders, increasing holding percentage without additional payment. Through contractual control, like a person is holding convertible debentures, and earlier it was having 30% control, and convertible debentures, it got 60% control. Minority veto lapses and the minority rights of the minority shareholders gives investor holds 30% equity and convertible debentures. Debentures convert automatically into equity due to contractual terms, giving investors 60% voting power. No additional payment made at the conversion date. Now, how is control treated? Options are A, no business combination, B, control obtained without additional consideration, remeasure previously held interest, C, only equity reclassification, D, continuous associate. शोभित शोभित
Tanishq Rimal. The answer is B. Control obtained without additional consideration. Now, when does consolidation begin and end? So, consolidation begins as soon as the control is obtained, and it ceases when the control is lost. We have to make the necessary adjustments when the control is achieved. Next question. Question for offline participants. Consolidation of a subsidiary begins from the date when now talking about exemption from preparation of consolidated financial statements. So basically, there are four conditions which, and all the four conditions must be satisfied. All the four conditions must be satisfied simultaneously for an entity to be exempt from preparing CFS. So the first one is ownership structure, when the parent is wholly owned subsidiary of another entity or partially owned subsidiary, and the shareholders do not object of parent not preparing CFS. Second condition, that the financial instruments and any of the debt instruments are not listed in any recognized stock exchange. Now, condition number 3, it is not in the process of listing in a public market. Condition number 4, higher parent or the ultimate or any immediate parent produces consolidated financial statements compliant with Ind AS. So, all the four conditions must be satisfied for the exemption to apply. Now, explaining it with a practical case illustration. A private limited, B limited, A private limited के पास 80% own, A private limited के shares own कर रही है B limited 80% and A की दो subsidiaries है X and Y. B limited एक publicly listed entity है, A limited listed नहीं है उसकी and it is not in the process of listing also. Now B, the question arises when so all the four conditions are satisfied. Like the first one, partially owned subsidiary, and the shares are not objecting for A limited to prepare CFS. It is not listed. It is not in the process of listing. And the higher parent B limited is preparing CFS as per Ind AS 110. So A private limited can get the exemption, and it is not required to prepare CFS. समझ में आया क्या? क्या जब कैसे लेते हो? मतलब नींद नहीं आती है? तुम सुनते तो हो ही। तो तू बड़ी हो बता। हाँ, क्या एग्जामिनेशन चाचा देख के समझ आ अगर आपकी जो पेमेंट है अगर वो फाइनेंशियल बना रही है और डिस्प्यूट में नहीं है तो एक और तो कंडीशन और लिखी हुई है चारों पीछे तुम देखा नहीं उसी पे है ना मैं वो चार लिस्टेड नहीं है और तू नहीं पता दो कंडीशन बताई थी एक तो लिस्टेड नहीं है और दूसरा उसका पेरेंट प्रिपेयर मतलब लिस्टिंग के प्रोसेस में भी होना चाहिए और उसकी फाइलिंग की इंटेंशन भी नहीं है और इट इज अ पार्शियली ओन सब्सिडियरी. अब ऐसा उल्टा होता है प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 80% ओन्ड बाय बी लिमिटेड बी इज अ लिस्टेड है ना. अब दो अब ये चारों जो हैं कंडीशन से एक साथ होनी चाहिए इनमें से कोई एक भी है तो आपको नहीं मिला चारों. Now, special case for investment entity. What is an investment entity? So, investment entity's sole purpose is to invest funds for capital appreciation, investment income, and it obtains funds from one or more investors for fulfilling the purpose, that is capital appreciation and investment income. So as per Ind AS 110, it is mandatory required to measure the investment in subsidiary FVTPL, fair value through profit and loss.
Now, investment entities do not consolidate their subsidiaries. They are only required to measure the investments at fair value through profit and loss. There are some exceptions to this. First one is when the subsidiary is engaged in investment related services to the investment entity. These services include portfolio management, investment advisory, custodial services, etc. So in this case, when the subsidiary is itself engaged in investment related services, consolidation would be done. In the second case, the parent of investment entity, for the parent, there is no exemptions. It is required to prepare CFS. It is required to prepare CFS and consolidate all the entities that it controls through investment entity also. Like this flowchart is explains this. Parent of investment entity A needs to make CFS for both the entities. Question for offline participants. Parent P qualifies as an investment entity. It holds 80% in S Limited, not providing investment services. Measurement in consolidated financial statements. Options are A. Consolidate S Limited. B. Measure S Limited at fair value to profit and loss. C. Apply equity method. D. Measure at cost. For uniform accounting policy, consolidation requires consistent accounting policy to be adopted. For like transactions, there must be same policies. But if there is any change, like the holding is measuring, like for example, we will take an example for reference. While measuring inventory, subsidiary measure करती है inventory को at FIFO method and जो company holding है वो measure करती है at weighted average. So while consolidation, the policy accounting policy must be same and the subsidiary has to measure at weighted average method. Now the income and expenses measurement, the income and expenses of subsidiary would be measured with CFS after the control is obtained. A question. Question for online participants. A parent company uses straight line method SLM for depreciation, while its subsidiary uses written down value method at 40%. Both purchase an asset costing rupees 1 lakh. Which of the following statements is correct? A. Both companies must use the same depreciation method under Ind AS. B. Depreciation method is an accounting policy and cannot differ between parent and subsidiary. C. Depreciation method, useful life, and residual value are accounting estimates and may differ between parent and subsidiary. And D. Measured at cost. Prince Sharda. The answer is C. Depreciation method, useful life, and residual value are accounting estimates and may differ between parent and subsidiary. Repeat again. The answer is C. Depreciation method, useful life, and residual value are accounting estimates and may differ between parent and subsidiary. Sir, am I audible? Talking about non-controlling interest NCI. बेसिकली अपन जब कंसोलिडेशन करते हैं तो लाइन बाय लाइन बेसिस पे सारे असेट्स लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस का कंसोलिडेशन करते हैं अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सो दैट पार्ट व्हिच डज नॉट बिलोंग टू पेरेंट is NCI. It would be shown in equity. So now the question arises, can NCI be negative? So yes, NCI can be negative, and it will be negative in that case where subsidiary earns losses. So in that situation, NCI share of losses would be absorbed beyond its equity interest, and it would appear negative. In case of future profits and losses, the future profits and losses
the profits would be adjusted towards the negative NCI balance and making it positive. And in case if there is further losses, they continue to be allocated to NCI, deepening the negative balance. So just like NCI in Ind AS 110, there is minority interest recorded in AS 21. So, but in AS 21, minority interest cannot be negative. It can go till 0. And the subsidiary, when subsidiary incur losses, the losses will be first allocated to parent. And however, if minority interest share of losses exceeds its interest, then it would be allocated to parent only. So this is the difference between AS and Ind AS. Now, reporting date requirement. In case like subsidiary की reporting date is 31st of December और जो holding है उसकी है 31st of March. So in this case, the reporting dates are different. In this case, the Ind AS allows maximum 3 months gap. If there is 3 month gap, then the subsidiary, then we can use the latest financial statements of subsidiary, and it would be adjusted to reflect the conditions on parent's reporting date. So, but if it is more than 3 months, then subsidiary is mandatorily required to prepare additional statements for reporting date requirements. So that's all from my side. Further sides would be covered by Sean. स्टॉप कहीं से शेयर मेरा भी कौन सी हो गई क्या प्रेजेंट या उसको स्टॉप शेयरिंग करके वापस कर आज नहीं वापस कर दो एक बार उसको स्टॉप करके वापस कर स्किन 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 तो बैलेंस शीट ना जाएगी नहीं बस मैं पूछ रहा हूं ऐसे नेगेटिव एएस में बना के मतलब वहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो था अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो उसको नेगेटिव शो नहीं करना होता ऐसा क्यों हुआ वो और अब क्यों बंद हुआ मतलब Ind AS में ऐसा अलाउ क्या था एनसीए नॉन कंट्रोलिंग पार्ट मतलब जितना पार्ट होल्डिंग के पास नहीं है वो नेगेटिव दिखा सकता है बैलेंस शीट हाँ एएस में क्यों मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरल इसमें इसने भी नहीं बताया क्यों ये इसमें तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्ड यूज होता है यहाँ पे वर्ड की बात स्क्रीन भी करना वो तो वो करती थी नहीं आगे बढ़ हाँ और मैं उससे पूछा ना मैं तेरे से पूछूंगा नहीं ये नहीं ऐसे ही मतलब सोचो पहली बात तो होना क्यों चाहिए नेगेटिव कब होता है सब्सिडियरी का कंटीन्यूअसली लॉसेस में जाती है तो शेयर है तो दैट होल्डिंग के पास भी आप नॉन कंट्रोलिंग जैसे अलेक्स के पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है तेरे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है इसकी 70% कैपिटल है तेरी 30% कैपिटल 1 लाख की कैपिटल थी इसने 70,000 लगाए तूने 30,000 लगाए फर्स्ट ईयर में लॉस आ गया 70,000 तेरा टोटल तो ज्यादा है तो तेरे 30,000 के सामने लॉस था 70,000 तो तेरे ओवरऑल जो तेरी नेटवर्क थी वो हो गई -40,000 उस -40,000 को Ind AS तो बोलता है उसको का शेयर दिखाओ ये एएस बोलता था मत क्यों ये प्रैक्टिकली में मेरी जो कैपिटल है उससे ज्यादा का तो जेब से देना ही नहीं है रियलिटी अगर कंपनी लॉस कर देती है और वो नहीं करती तो तेरे से वो नहीं मांगेगा पेरेंट से भी नहीं मांगा देता तो वहाँ ये पर्पस था यहाँ लॉन्ग टर्म लिखा गया बोल कि आज लॉस है इनिशियल ईयर्स में लॉस आएगा तो क्या मैं कंसोल में सॉरी उसका शेयर तो उसको एलोकेट करूंगा क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म है 10 साल बाद प्रॉफिट आएगी जब एडजस्ट हो जाएगा 5 साल बाद प्रॉफिट आएंगे जब एडजस्ट अब तू एडिशनल कुछ बताना चाहे तो बता दो सही सही हुआ यार Hello everyone. Now, since theoretical concept of Ind AS 110 is complete, we will be moving towards the practical concepts of Ind AS 110. Ind AS 110 involve consolidation procedures which have 4 steps. One is purchase identifiable net asset INA. Step 3 is non-controlling interest, which will be referred as NCI, and step 4 will be goodwill and bargain purchase. We will be seeing this in details in the later slides. Starting from the purchase consideration. What is purchase consideration? तो purchase consideration basically जो भी अपन एक्वायरी को एक्वायर करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं वही हमारा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। इसका मेजरमेंट बेसिस ये बोलता है कि आपको इसको मेजर करना है एट फेयर वैल्यू
एंड गवर्निंग स्टैंडर्ड 103 होगा क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमारा एप्लीकेबल 103 होता है। इसके कंपोनेंट्स इंक्लूड होंगे, जैसे अपन कैश दे सकते हैं, असेट दे सकते हैं, इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं, डिबेंचर्स दे सकते हैं। ऑल विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अब दो नए कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, जो है डीसी एंड सीसी। डीसी इज डेफिनेशन जो आपको करनी है, लेकिन आज नहीं, आपको आगे के टाइम में जाएगा। तो ये कंसिडरेशन अपने को आज की डेट में डिस्काउंट में परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड होता है। और जो प्रेजेंट वैल्यू और अपने एक्चुअल अमाउंट में जो डिफरेंस होता है उसको अपन इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते हैं ओवर द पीरियड। नेक्स्ट इज सीसी। सीसी इज कंटेंजेंट कंसिडरेशन। कंटेंजेंट का मतलब है ऐसी कोई भी कंसिडरेशन है जिसको हमारे को पे तो करना है, लेकिन उसके अगेंस्ट अपन ने कोई कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि आप इतना प्रॉफिट अर्न करोगे तभी हम ये पेमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इट विल बी इंक्लूडेड एट फेयर वैल्यू। नाउ अगर कोई भी अपन ने बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई डायरेक्ट एक्सपेंस किया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की, तो वो खर्चा अपन जो है बेसिकली पेड में डालते हैं, उसको कैपिटलाइज नहीं करते। नाउ क्वेश्चन फॉर द ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स। Question for the offline participants. P Limited acquire 80% of S Limited on 1st of April. Cash paid 50 lakh. 1 lakh equity shares were given, जिनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए एंड फेयर वैल्यू थी 14 रुपीज। डेफर्ड कंसिडरेशन रुपीज 20 लाख पेबल आफ्टर 2 years। एंड उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू 16 लाख थी। कंटिजेंट कंसिडरेशन फेयर वैल्यू है 6 लाख रुपए। ट्रांजेक्शन कॉस्ट अपन ने पे किया 2 लाख रुपीज। इसकी क्या पीसी होनी चाहिए? वेरी गुड, 86 is the correct answer. Next, moving to the next slide. Step 2 is identifiable net assets. Identifiable net asset 103 में अब उसने बताया कि INA will be computed as total assets minus total liabilities and it will be measured at fair value and the same governing standard will be 103. बट अपना 110 बोलता है कि अगर आप डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन निकाल रहे हो तो 103 ने जो बताया आप INA asset, बट जब आप 110 के लिए आप रिपोर्टिंग डेट में निकल रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप तो आप उस दिन INA ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन की जगह INA ऑन डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट निकाल दोगे। तो आपको जब INA निकालना ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन और आपके पास रिपोर्टिंग पीरियड की अवेलेबल है, तो आपको करना है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी कंपोनेंट्स एंड कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जो अपन अभी लेटर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे ना। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन इसके साथ। अब यहाँ पर अपन ने पास एक बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 की, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपन ने किया था 1 अप्रैल 2017 में। और यहाँ पर ओपनिंग अदर इक्विटी है हमारे पास एस लिमिटेड के अंदर 4,000 रुपए की। हमारे को यहाँ INA निकालना है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि डेट ऑफ एक्विजिशन और हमारी रिपोर्टिंग पीरियड की डेट सेम नहीं है, तो हम 103 तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अपन 103 अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो वो बोलता था असेट माइनस लाइबिलिटी, यानी कि अपन टोटल एसेट्स देखें 10,000 प्लस 12,000 यानी कि 22,000 और हमारी टोटल लाइबिलिटी दे रखी है 6,000 की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो INA आता है वो आता है 16,000। बट क्योंकि अपने को रिपोर्टिंग पीरियड की INA नहीं निकालने थे, अपने को डेट ऑफ एक्विजिशन के निकालने थे, तो अपन जो इंडेक्स 110 ने बोला अपन उसको एक बार देखेंगे। तो इंडेक्स 110 बोलता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड करनी है अपने को 10,000। अब अपने पास अदर इक्विटी के दो बाइफिकेशन है, एक है प्री एक है पोस्ट। एक प्री में जो है बेसिकली हमारे पास ये गिवन है कि 4,000 रुपए जो है एग्जिस्ट करता था ऑन 1 अप्रैल। तो यहाँ पर अपन जो अपने INA कैलकुलेशन है उसके लिए 4,000 रुपए इंक्लूड करेंगे अपने प्री के अंदर और वो हमारे INA का पार्ट बनेंगे। तो हमारा जो INA है यहाँ पर वो आएगा 10,000 प्लस 4,000। यहाँ पर एक ही का एग्जाम इसी का एग्जाम्पल था तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने भी यही बताया था कि इंडेक्स 103 अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 उन्होंने ली, अदर इक्विटी को उन्होंने बाइफर्केट किया इन प्री एंड पोस्ट, 4,000 रुपए प्री में एंड 2,000 रुपए पोस्ट में। तो हमें टोटल आ गया 14,000 एंड जो हमारे पोस्ट एक्विजिशन वाले थे इट विल बी बाइफर्केटेड बिटवीन द पेरेंट एंड NCI। नाउ थर्ड स्टेप इज NCI किया, ये बेसिकली वो पोर्शन है जो पेरेंट का नहीं है, तो यानी कि इक्विटी इंटरेस्ट नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द पेरेंट विल बी NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये अपन एक्विजिशन डेट के दिन निकालते हैं। अब हमारे को एक्विजिशन डेट के निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर, पहला फेयर वैल्यू मेथड एंड सेकंड इज प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट एसेट। जब अपन फेयर वैल्यू मेथड यूज करेंगे तो वहां पर हमारे पास फुल गुडविल आएगी। यहाँ पर फुल गुडविल का मतलब है जहाँ पर अपना जो शेयर है उसका वहां पर अपने पास NCI का भी एक शेयर आएगा और एक पेरेंट का भी शेयर आएगा, यानी कि दोनों में बाइफर्केट होगा। लेकिन जब हम PSNA की बात करेंगे तो PSNA में है कि आप जो टोटल आपके INA है उसका 1% निकाल लो एंड दैट विल बी आपकी NCI। यहाँ पर आपके पास पार्शियल गुडविल आती है। पार्शियल गुडविल क्यों आती है? यहाँ पे अपन ने INA का पोर्शन लिया है NCI को, तो पहले से ही वो रिमूव हो जाएगा। तो अपन इसमें जो बचेगा वो केवल पेरेंट का एक शेयर ही बचेगा, इस वजह से यहाँ पर कोई भी गुडविल जो है एलोकेट नहीं की जाएगी NCI।
नाउ नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एनसीआई मेथड। अगर अपन फेयर वैल्यू लें या फिर पीएसएल लें तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। फर्स्ट तो अपन ने डिस्कस किया है कि गुडविल पे कि एक जगह फुल फुल गुडविल आ रही है जो दोनों में बाइफरकेट होगी, एक जगह पे आ रही है पार्शियल गुडविल एलोकेट होगी। सेकंड इज इम्पेयरमेंट एलोकेशन। अगर अपने पास कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस होता है तो हमारी गुडविल रिड्यूस होगी। अगर अपन ने फुल फुल गुडविल निकाली थी तो उस केस में अपने को इम्पेयरमेंट भी दोनों में एलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन द पेरेंट एंड द सब्सिडरी, बिटवीन द पेरेंट एंड एनसीआई। लेकिन यहीं पर अगर अपन ने पार्शियल गुडविल निकाली तो उस केस में तो एनसीआई को कुछ भी एलोकेशन नहीं करना, सारा का सारा जो भी इम्पेयरमेंट का लॉस होगा वो पेरेंट पे करेगा। इक्विटी में प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर अपन जब बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि अपने पास बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वहां पर अपन इसको सेपरेट लायबिलिटी ना दिखाने की जगह उसको इक्विटी के एक सेपरेट हेड दिखाएंगे और वहां पर एनसीआई डालेंगे। क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। Unknown participants. P Limited acquires 75% of S Limited. PC is 90 lakhs. Fair value of net asset is 1 crore. Fair value of NCI is 28 lakhs. Goodwill under fair value method will be. Kashyap Bansal. Lashya Bansal. Anand Gayal. Anand Option A 18 lakh. Moving forward to step 4, goodwill calculation. ये सारी स्टेप्स अपन ने बेसिकली गुडविल निकालने के लिए की। तो अब गुडविल किस तरीके से निकलेगी, सबसे पहले तो गुडविल क्या है कि अपन ने असेट्स एक्वायर किए 100 के, अपन ने पेमेंट कर दी 120 की, तो जो अपन ने 20 एक्सेस पेमेंट किया है बेसिकली वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अपन ने उसके लिए गुडविल एक्वायर की, उसके पेमेंट किया, क्योंकि उसकी सामने वाले की बैलेंस शीट में ये चीज रिप्रेजेंट नहीं हो रही होगी कि उसकी गुडविल कितनी है, क्योंकि वो सेल्फ होती है। इस वजह से अपन ने कुछ एक्सेस पेमेंट किया और दैट विल बी टर्म्ड एज गुडविल। अब गुडविल कंप्यूट कैसे करेंगे, तो गुडविल कंप्यूट करना पीसी जब अपन ने स्टेप 1 में सीखा, एनसीआई के मेथड्स आएंगे, फेयर वैल्यू अपन ने फेयर वैल्यू मेथड और पीएस ने देखा। प्रीवियसली हेल्ड कुछ भी है तो उसको अपन यहाँ पर फेयर वैल्यू में कंसीडर करेंगे और इसमें से लेस कर देंगे अपन ने आइडेंटिफाइबल एसेट जितने भी लिए हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बार्गेन परचेज का। बार्गेन परचेज क्या है कि जहां पर अपन ने अभी देखा कि गुडविल आ रही थी, जब अपन ने एक्स्ट्रा कुछ पे किया, यहाँ पर अपने को एक्स्ट्रा मिल रहा है असेट्स में लेकिन अपन ने पे कम किया, तो जब अपने को कुछ गेन हो रहा है तो उस गेन को अपन ओसीआई के थ्रू रूट करेंगे, कैपिटल रिजर्व्स में बुक करेंगे। ना अब यहाँ पर अपन कवर करेंगे एडजस्टमेंट इन इंड AS 110। सबसे पहला एडजस्टमेंट है डिविडेंड का। तो डिविडेंड एडजस्टमेंट में यहाँ पर अपन ने पास पेरेंट के पास 80% स्टेक है, एनसीआई के पास 20% है और टोटल जो सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 1 लाख का किया। यहाँ पे क्या केस है कि 1 लाख रुपए अगर सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसने 80% जो है यानी कि 80,000 रुपीज वो पेरेंट को दिया एंड 20,000 रुपीज एनसीआई को दिया। अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब वो अपने दिखाएगा तो उसने अदर इक्विटी को अपनी रिड्यूस कर दिया 1 लाख रुपए से, वहां पर एक डिविडेंड पेबल बुक कर लिया 1 लाख रुपीज से। जब अपन पेरेंट्स के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पर उसने 80,000 रुपीज की इनकम बुक कर ली और वहीं पर एक रिसीवेबल खड़ा कर लिया। लेकिन जब अपन कंसोलिडेशन में जाएंगे, क्योंकि एक इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन हो गया तो इसको अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन के लिए अपन क्या करेंगे कि एक एलिमिनेशन एंट्री डालनी पड़ेगी कंसोलिडेशन के थ्रू। तो सब्सिडी के रिजर्व्स कम हुए थे 1 लाख रुपए से, तो अगेन अपने को उनको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए अपन उसको क्रेडिट कर देंगे। और अब पेरेंट ने जो है बेसिकली एक 80,000 रुपीज की इनकम बुक कर रखी थी, इनकम अपने डेबिट हो गए, लेकिन तब अपना जो डिफरेंस आ रहा है उसका इम्पैक्ट जो है बेसिकली अभी भी जाएगा, क्योंकि अपन एनसीआई अलग से एक लाइबिलिटी की दिखा रहे हैं, 20,000 एनसीआई से भी रिड्यूस करेंगे तब जाके अपना जो है पूरा कंप्लीट एलिमिनेशन। क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। पी लिमिटेड होल्ड 70% इन एस लिमिटेड। अब एस लिमिटेड ने डिक्लेयर किया एक डिविडेंड 2 लाख रुपए का आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
Tisha. Anissa. Sir, the answer is B. Correct answer. Answer is B. NCI decreases by 60,000. Now moving to second adjustment. Second adjustment is time apportionment. अब अपने जब भी केस देखे हैं अपन ने आईसीआई के अपन इलस्ट्रेशन देखते हैं तो वो 1 अप्रैल ले लेता है 31 मार्च ले लेता है, लेकिन जब अपन प्रैक्टिकल सिनेरियोज देखेंगे तो ये जरूरी नहीं कि 1 अप्रैल या 31 मार्च को हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन आए। डेट ऑफ एक्विजिशन बीच में भी आ सकती है, तो जब बीच में आएगी तो उस केस में अपने पास कुछ केसेस जो होंगे वहां पर कुछ प्रॉफिट जो है सब्सिडी ने कमाया होगा एक्विजिशन से पहले और कुछ कमाया होगा बाद में, तो अपने को इंडिया 110 कहता है कि आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, यानी कि टाइम अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा बिटवीन द प्री एंड द पोस्ट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट हो गए जो सब्सिडी ने अपने एक्वायर करने से पहले कमाए थे, एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स है जो अपने एक्वायर करने के बाद कमाए। ना यहाँ पर जैसे अपन एक केस देखें कि यहाँ पर 1 अक्टूबर को एक्विजिशन हुआ, तो यानी कि अप्रैल टू सितंबर जो है पीरियड था अपना वो प्री एक्विजिशन पीरियड में कवर हो जाएगा, एंड उसके बाद का जितना भी पीरियड होगा वो अपने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कवर हो जाएगा। इसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ पर पी लिमिटेड ने एक्वायर किया 80% शेयर 1 अक्टूबर को। फाइनेंशियल ईयर एस लिमिटेड का जो है देखिए 31 मार्च को खत्म होता है। टोटल प्रॉफिट इसने कमाया 6 लाख रुपीज। अब क्योंकि अपन ने 1 अक्टूबर को कमाया तो इसको प्री और पोस्ट में बाइफरकेट करने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा कि 6 महीने जो है पहले प्री में जाएंगे एंड 6 महीने जो पोस्ट में जाएगा, तो अपन इसको इक्वली स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन ने जैसे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिया उसको 6/12 कर दिया, तो अपने पास 3 लाख रुपए जो है वो प्री में चलेगा एंड 3 लाख रुपए पोस्ट में चले गए। अब इसका कंसोलिडेशन में किस तरीके से इंपैक्ट आएगा। अब जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था वो अपना आईएनए का बेस आईएनए के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और उसी को अपन जो है बेसिकली गुडविल की कंपटीशन में यूज करेंगे। और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पेरेंट एंड द एनसीआई इन देयर रेस्पेक्टिव रेशियोज। थर्ड एडजस्टमेंट इज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब अपन ने यहाँ देखा कि कई बार अपन हर जगह बात कर रहे हैं कि अपन फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। अब फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे लेकिन अपनी जो एसएफएस होते हैं उसके अंदर अपने कैरिंग अमाउंट पे चल रहा होता है, तो जब भी अपन फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे किसी भी चीज को तो वहां पर एक एडिशनल एक्सपेंस भी आएगा अपने पास, क्योंकि अगर अपन ने फेयर वैल्यू बढ़ाई तो वहां पर अपने को डेप्रिसिएशन एक्सेस आएगा, और अगर अपन ने वहीं फेयर वैल्यू कोई कैरिंग अमाउंट तो वहां पर डेप्रिसिएशन जो पहले अपन ने एक्सेस चार्ज कर रहे थे वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या ओवरऑल जो हमारे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का होता है उसमें इम्पैक्ट आता है, तो उस वजह से हमारे को इसका एडजस्टमेंट भी देखना पड़ता है। यहाँ पर अब थी अपने पास जो 50 लाख की कैरिंग अमाउंट पे थी उसको अपन ने फेयर वैल्यू किया 70 लाख, यानी कि 20 लाख इंक्रीज कर दिया, 1 लाख पे थी इंक्रीज हो गया, 20 सेम थी। अब यहाँ पर जो है बेसिकली ट्रीटमेंट किस तरीके से हुआ कंसोलिडेशन में। अब अपन क्योंकि इंक्रीज आ रहा था तो अपन एक प्री एक्विजिशन एडजस्टमेंट डालेंगे जहाँ पर अपन क्या है नेट इफेक्ट लेंगे 15 लाख का और उससे अपन जो है फेयर वैल्यू बढ़ा देंगे, और उस पे 15 लाख का जो नेट इफेक्ट अपना उस पर आया उसकी वजह से अपना एक लाइबिलिटी जो है वो भी रिड्यूस एक होगा 15 लाख के ऊपर। ट्यूशन फॉर द ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स। P Limited acquires 80% of S Limited on 1 April. On acquisition date, purchase consideration 1 करोड़ 20 लाख की, कैरिंग अमाउंट थी नेट एसेट्स की 1 करोड़ 10 लाख। फॉलोइंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वर आइडेंटिफाइड। लैंड अंडर वैल्यू की गई 20 लाख से, एक अनरिकॉर्डेड ब्रांड वैल्यू की गई 15 लाख पे, एनसीआई मेजर किया है फेयर वैल्यू 38 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? ऑप्शन है 13 लाख, 18 लाख, 23 लाख एंड 28 लाख। देविका correct answer option A 13 lakhs. Now moving to the fourth adjustment is अपने को जब अपना जो CFS का मेजर मोटिव है कि अपन इंटर कोई भी ट्रांजेक्ट करना है और एक जो इन्वेस्टर है उसको एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करना है, तो अपने को इंटर ट्रांजेक्शन सारे एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो अगर कोई सेल परचेज हुई, कोई भी रिसीवेबल खड़ा है जहाँ पे देखिए अपन ने सब्सिडी ने कुछ सेल किया पेरेंट को या पेरेंट ने सब्सिडी को कुछ सेल किया और वहाँ पे एक प्रॉफिट एलिमेंट भी था इंस्टेड ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पर अपने को अनरियलाइज प्रॉफिट्स आएंगे उनको भी रिमूव करना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट्स इन्वेंट्रीज पे हो सकते हैं, एनसी पे हो सकते हैं। जैसे अगर कोई इन्वेंट्री पे था कि अपन मानते कि एक सब्सिडी ने पेरेंट को 1 लाख रुपए के गुड सोल्ड किए, उस पर उसने 2 लाख रुपए उससे चार्ज किए, यानी कि कॉस्ट थी अपनी 1 लाख,
उसने उससे सेलिंग प्राइस की 2 लाख रुपए, तो यानी कि 1 लाख रुपए जो है बेसिकली इनने प्रॉफिट बुक किया। अगर ये इन्वेंट्री जो है ईयर एंड डेट पे उसकी बुक्स में रह जाती है, मतलब अभी अनसोल्ड है, तो उस केस में हमारे को प्रॉफिट एलिमेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो 1 लाख रुपए का अपन ने प्रॉफिट बुक कर रखा था उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि अपने को इन्वेंट्री को रिड्यूस करना पड़ेगा बाय 1 लाख रुपीज, और साथ ही अपन जो अदर इक्विटी है प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डालेंगे, जिससे अपनी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। एनसीए में भी सेम केस होगा, बट यहाँ पर एक और चीज हो जाएगी कि अगर अपन ने एक्सेस में कुछ दिया है, यानी कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से अपन ने एक एक्सेस डेप्रिसिएशन भी बुक किया होगा, तो उस एक्सेस डेप्रिसिएशन भी अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब अपन एंट्री डालेंगे तो उसको एलिमिनेट करने के लिए पेरेंट का जितने भी प्रॉफिट उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एनसीआई पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब स्ट्रीम शेयर की बात करेंगे, जहाँ पर सेलर सब्सिडरी है, बायर पेरेंट है, तो यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसमें दोनों को बाइफरकेट करना पड़ेगा। बेसिकली एनसीबी आएगा उसके शेयर के अकॉर्डिंग ना। अनरियलाइज प्रॉफिट का एक इलस्ट्रेशन देखेंगे। बैकग्राउंड सबसे पहले पी लिमिटेड जो है बेसिकली सोल्ड कर रहा है गुड्स टू सब्सिडरी, यानी कि अपन डाउनस्ट्रीम केस है 1,50,000 पे उसने सेल किया, कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज की, और यहाँ पे एक प्रॉफिट एलिमेंट आया 50,000। जैसे अपन ने डिस्कस किया कि अपन को ये 50,000 को एलिमिनेट करना है अगर ये ईयर एंड पे अनसोल्ड रह जाता है। तो इस केस में अपन ये मान रहे हैं कि ये जो है अनसोल्ड रह जाती है, तो अपने को इसको रिमूव करना पड़ेगा। सिंस यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट पेरेंट ने बुक किया था, तो अपने को उसके पेरेंट में ये रिमूव करना है, और यहाँ पर से और एनसीआई पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब केस जहाँ पर अपन अपस्ट्रीम केस की बात करेंगे और सेम केस रखेंगे जहाँ पर अपने पास 50,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर जब अपन एलिमिनेट करेंगे तो 40,000 विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द पेरेंट शेयर्स एंड 10,000 विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम एनसीआई शेयर। स्टेप एक्विजिशन की स्टेप एक्विजिशन बेसिकली मींस कि अपने पास पहले से कुछ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो है पहले से इन्वेस्टमेंट अपन करके बैठे हैं और उसके बाद एडिशनल और एक्विजिशन कर रहे हैं उसमें। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, जहाँ पर अपने पास प्रीवियसली हेड इन्वेस्टमेंट था, यानी कि अपने पास कुछ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट पड़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने पास पहले से 15% स्टेक पड़ा था, उसके बाद अपन ने 40% स्टेक और एक्वायर कर लिया, यानी कि अपना इन टोटल 55% हो गया, और अपन मानेंगे कि इसमें कंट्रोल आ गया। कंट्रोल आ गया तो अपने पास सीएफएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है कि आपको सीएफएस बनाना पड़ेगा। तो जब आपको सीएफएस बनाना पड़ेगा तो आपको सारी स्टेप जो मैंने अभी डिस्कस की वो सबको फॉलो करनी पड़ेगी, और 103 एप्लीकेबल हो जाएगा, और आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी, एनसीआई निकालनी पड़ेगी एंड ऑल। बट जब देखेंगे जहाँ पर कंट्रोल पहले से एग्जिस्ट करता था, यानी कि आपके पास पहले से 55% शेयर थे, आपने 10% शेयर और उठा लिया, तो यानी कि 65% इन टोटल हो गया। लेकिन क्योंकि अपन पहले से सीएफएस बना के चल रहे हैं, अपन ने एनसीआई कंप्यूट कर रखा है, गुडविल कंप्यूट कर रखा है, तो इस केस में अपन को बस केवल एनसीआई पे एक इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, जहां पर अपन क्या करेंगे, पेरेंट का जो शेयर है उसको 10% से बढ़ा देंगे और एनसीआई के शेयर को 10% से कम कर देंगे। यहाँ पर अपने को गुडविल में कोई भी इम्पैक्ट देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन फॉर द ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स। पी लिमिटेड होल्ड 40% इन एस लिमिटेड, कैरिंग अमाउंट है 30 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 2024 में पी लिमिटेड एक्वायर एडिशनल शेयर 35% फॉर 50 लाख एंड ऑप्टेन कंट्रोल। Fair value of previously held 40% interest on acquisition date is 48 lakhs. Now fair value of net asset on acquisition date is 1 crore 20 lakh. What is the remeasurement gain to be recognized in the profit and loss account? Options are 12 lakh, 18 lakh, 8 lakh and nil. कैसा है? अपना क्वेश्चन है कि रीमेजरमेंट ईएनएल में कितना बुक करना है। कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस होगा उतना अपन पीएनएल में बुक करेंगे, तो कितना अमाउंट आएगा फिर? Now the last of this presentation, disposal of shares. अब अपन डिस्पोज भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक जहां पर अपना जो लॉस है अपन जब हटा रहे हैं तो अपना कंट्रोल नहीं जा रहा,
तो जब अपना कंट्रोल नहीं जा रहा, तो फॉर एग्जाम्पल पेरेंट पहले से होल्ड करता था 80%, उसने अब डिस्पोज कर दिए 10% शेयर्स। तो यहाँ पर भी अपना जो सेम केस अपन ने एक्विजिशन के टाइम पे देखा कि वहां पर अपन एनसीआई को बढ़ा रहे थे, एनसीआई को कम कर रहे थे और पेरेंट के स्टॉक को बढ़ा रहे थे। वही सेम अपन इसको रिवर्स कर देंगे यहाँ पर मतलब कि अपन ने 10% पेरेंट का स्टेक कम कर दिया तो एनसीआई का स्टेक बढ़ जाएगा, अपने को इसमें और एक्स्ट्रा कोई भी एडिशनल कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। बट जब अपन देखेंगे कि डिस्पोजल हो रहा है और लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पर जैसे 80% था और 70% उसने स्टेक सोल्ड आउट कर दिया, यानी कि अब उसके पास 10% रह गया, यानी कि अब उसके पास कंट्रोल चला गया। तो जिसने भी उसने एनसीआई बुक कर रखा था, गुडविल बुक कर रखी थी, उन सबको उसको हटाना पड़ेगा। प्लस उसने अगर कोई भी इस पे गेन अर्न किया है तो उसको पीएनएल के थ्रू रूट करना पड़ेगा। और अगर उसके पास कोई भी उसके बाद भी स्टेक बचता है तो उसको अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट के थ्रू दिखाना पड़ेगा। थैंक यू। दो चीजें होती है, एक तो डिस्पोजल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल और डिस्पोजल विद लॉस ऑफ कंट्रोल। अगर मेरा सीधे अगर मैं कंट्रोल लॉस कर देता हूँ तो उस केस में है ना, मैं एज अ पेरेंट मेरे को पूरा का पूरा मेरा शेयर डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको मेरे को फेयर वैल्यू पे शो करना पड़ता है। और वहीं अगर मैं मेरा डिस्पोजल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल की बात करता हूँ तो उस केस में मुझे मेरे को पूरा शेयर मेरा डी रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ता, सिर्फ मेरा पार्ट पार्ट जो उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, उसके लिए पेंशन करना है। मैं सर पीछे इंटरकंपनी एलिमिनेशन समझा सकते हैं कोई? थोड़ा सब्सिडी के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे इन्वेंटरी परचेज या सेल हो गया है ना, ट्रेड पेबल्स। ऐसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ए लिमिटेड है मैन्युफैक्चरर, उसकी सब्सिडरी बी लिमिटेड उससे माल खरीदती है और आगे वो उसी की डीलर है, वो उसका माल बेचती है। तो इसकी एलिमिनेशन कब होगा और कैसे होगा, तो कहाँ करना होता है? स्टेटमेंट्स में होते हैं और अगर जो गुड्स परचेज एंड सेल होते हैं वो तो जितना अमाउंट हुआ था वो पूरा हम एलिमिनेट करते हैं। और व्हेन इट कम्स टू इन्वेंटरी जो अनसोल्ड होगी सब्सिडी के बैलेंस शीट में, सिर्फ उसका जो अनरियलाइज्ड गेन होता है वो हम एलिमिनेट करते हैं। पहले पढ़ चुके होते थे इंडियंस को भी पढ़ इंडिया क्लास हो गई। तो समझ नहीं आता। अब किसी के मन में मेजर कंसोल हो गया तो डिस्कशन खत्म होती होगी। अब कोई है ऐसी चीज सीनियर्स स्पेशली जो तुम बताना चाहोगे? तो एकदम बेसिक वाला। दो चीजें हाईलाइट करनी। एक तो इन्होंने जीबीपी की बात करी, तो जीबीपी इंडेक्स ऐसा बोलता है कि प्रैक्टिकली तो है ना जीबीपी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कोई भी अपना है ना कम अमाउंट पे नहीं बेचेगा। अगर फिर भी रीजन क्लियर होता है तो पहले अपने को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करना होता है, फिर बाद में उसको हम अदर इक्विटी में रियलाइज करते हैं। और वहीं अगर मेरा रीजन क्लियर नहीं होता तो सीधे ही मैं अदर इक्विटी में जाके क्लासिफाई करता हूँ इंडेक्स। अगर जैसे जैसे जीबीपी आ रहा है तो अगर उसका रीजन ही क्लियर नहीं है तो सीधे मैं उस जीबीपी को अदर इक्विटी में क्लासिफाई करता हूँ। और वहीं अगर मेरा रीजन क्लियर हो तो मैं पहले उसको उस ए में क्लासिफाई करूंगा और फिर बाद में उसको है ना अदर इक्विटी में ट्रांसफर करूंगा। बाद में मीन्स जब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन डी रिकॉग्नाइज करते हैं तो उस केस में अपन अपन उसको अदर इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं। और जैसे इन्होंने जो भी फेयर वैल्यू की कैलकुलेशंस बताई है, इनमें इन्होंने डेफर्ड टैक्स की बारे में बात नहीं करा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि डेफर्ड टैक्स का भी कंसिडरेशंस आनी चाहिए। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि मैंने ओवर वैल्यू कर लिया प्लांट एंड मशीनरी, मतलब मैंने उसको फेयर वैल्यू कर लिया, तो मैं मेरा जो टैक्स बेस रहेगा वो मेरा कॉस्ट कैरिंग अमाउंट रह जाएगा और जो फेयर वैल्यू वो मेरा अपना कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। और जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 80 लाख रुपए है मेरी कॉस्ट थी और अब मैं उसको 1 करोड़ दिखा रहा हूँ, तो 1 करोड़ तो मेरा कैरिंग अमाउंट हो जाएगा और 80 लाख मेरा टैक्स बेस हो जाएगा। तो उस केस में मुझे डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। सेम वे में अगर लायबिलिटी होगी तो उस केस में अपने को उस अकॉर्डिंगली क्रिएट करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आपका फेयर वैल्यूएशन के थ्रू इम्पैक्ट आ रहा है उस असेट बेस को डेफर टैक्स बेस पे जहाँ गैप है उसका टाइमिंग डिफरेंस का असेट लायबिलिटी चले। इसके अलावा कोई जिसने करा हुआ है, कौन बोला था मैंने? अर्जुन।
फिर ये इसमें एक एडिशनल पॉइंट था कि जब अपन फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं तो उसमें एक इन्वेंट्री का पॉइंट आता है। अब वो इन्वेंट्री एंड में जाके जब अपन कंसोलिडेट, जब 103 में किया तो फेयर वैल्यू पे बुक कर लिया, जब 110 अप्लाई करेंगे और उस टाइम वो इन्वेंट्री सोल्ड हो गई, तो उसमें क्या होगा कि वो सब्सिडरी की इन्वेंट्री थी, तो सब्सिडरी की बुक्स में तो प्रॉफिट उस पे की कॉस्ट पे, लेकिन कंसोलिडेशन में वो फिर 103 के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू पे आई। अब एंड में जब 110 अप्लाई किया तो वो जो इन्वेंट्री सोल्ड हुई होगी वो उसमें फुल प्रॉफिट बुक किया होगा सब्सिडरी में, लेकिन जब अपन कंसोलिडेशन करेंगे तो जितना प्रॉफिट अपन पहले बुक कर चुके हैं फेयर वैल्यू का, सिर्फ वो उसको वहां से फ्री में जाएगा और बाकी का फिर पोस्ट में जाएगा, ना कि पूरा पोस्ट में जाएगा। 103 इसमें क्या, तुम अगर कोई नहीं पढ़ के बैठा है तो उसके ऊपर से क्या होगा? हाँ कुछ पॉइंट्स तेरा वाला पॉइंट, बाकी तो ठीक था। 10 पढ़ चुके तुम? जब 110 पढ़ाते ही जब है, जब 103 पढ़ा है, मतलब कितने भी टैकल 03 पढ़ चुके, फिर तू बता दे वापस इसमें क्या। कंसोलिडेट करते हो अपने डेटा ऑफ एक्विजिशन, तो उस टाइम तो मार्केट से एक्वायर करते हो फेयर वैल्यू से करते हो, इसलिए वो मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्वायर करा तो 103 उस केस में एप्लीकेबल होता है जब हम सीएपीएस बनाते हैं ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन, और 110 तब अप्लाई होता है जब हम ईयर एंड पे मतलब रिपोर्टिंग डेट पे कंसोलिडेट करते हैं। तो जब डेट ऑफ एक्विजिशन पे एसेट्स एक्वायर करते हैं तो फेयर वैल्यू पे करते हैं, तो उसके जो ये भी एक मेजर डिफरेंस है एएस और इंडेस। एएस में ये फेयर वैल्यूएशन वाला टर्म नहीं होता था, 103 तो था ही, मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट ही था कि मेरे को जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ तो हर एसेट को वो फेयर वैल्यू पे लेना, मैंने फेयर वैल्यू पे ले लिया, फर्स्ट टाइम लगा, फर्स्ट उस दिन बना दिया, बट अब 30% आया तो जो इन्वेंटरी जैसे हम ट्रांजिशन एक्सचेंज होता है वो हम जो एलिमिनेट करते हैं वो फिर पोस्ट में फेयर वैल्यू का वो जो गेन होता है हम एक एग्जांपल दे कैसे इन्वेंटरी है कितने की है, एक इन्वेंटरी जैसे कैरिंग अमाउंट इसका था 1 लाख, उसकी फेयर वैल्यू है 1.2 लाख, तो वो जो फेयर वैल्यू से उसका 20,000 का वो फ्री में प्लस अब मैंने उसको सेल कर दी ड्यूरिंग मतलब आफ्टर एक्विजिशन, आफ्टर एक्विजिशन सेल करते हैं तो उसमें आपको मतलब पोस्ट में हम उसको सेल कितने में कर दी, कितने पे सेल कर दी, सही बता रही है तू, गलत नहीं बोल रही, बता दो कितने में सेल कर दी। फेयर वैल्यू 1.2 है, तो जो फेयर वैल्यू होगी उस पे ही सेल करेंगे। ये लिखा हुआ नहीं है? Sorry, अर्जुन भाई तू समझा नहीं पाया भाई, तू समझा इसको कंप्लीट कर इस एग्जांपल। अब अगर जैसे सेल 1.5 लाख पे हुआ, ठीक है, तो 50,000 का गेन होगा स्टैंडर्ड ऑफ सब्सिडरी में। हाँ तो जो 50,000 103 आज इसमें अपन ने ऐड भी सही नहीं करा, वो एक अपने आप में सेपरेट और इससे ज्यादा बड़ा इनको क्लियर हो जाता है तो फिर तो खाली आपको लाइन बाई लाइन मिलता है। हाँ और कोई बैठे तो कही हो तो या तो तब इच्छा नहीं हो रही होगी तो बोलता भी होगी तो उसी की इच्छा है। खाली इस वाली चीज में तुझे लगता हो कि हाँ ये एक ऐसी चीज है मुझे लगता है कि थोड़ी यूनिक है इस पर्टिकुलर इंडिया नहीं पता हुआ कोई भी हिफाजत करे। हाँ हाँ तुम तो बोल रहा हूँ मेरे को दिक्कत है, बता दो भाई किसी को आता हो एक्स्ट्रा, तो होना इसीलिए चाहिए कि जो क्लास हो रही है उसमें अगर जूनियर कुछ बताना चाहे उसके बाद तुमको लगता है कि मैं इसको और गाइड कर सकता हूँ, ये मुझे आता है, मैंने पढ़ा है, मैंने समझा, तो थोड़ा बोल दिया करो, बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कई बार होता है कोई एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करी हुई चीज याद रह जाती है हमेशा। चलो मेरे पास एक पॉइंट है, लेकिन मेरे पास उसकी आधी की नॉलेज है, तो एक बोनस शेयर का होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि शायद फ्री मतलब कुछ उसका ट्रीटमेंट होता नहीं है, लेकिन लास्ट में जब एग्जाम देने जा रहा था तब किसी ने बताया था कि पोस्ट में से माइनस करके और दोनों में बाइफरकेट वो कौन था जिसने बताया मेरा वाला ही सही था, कुछ नहीं नहीं, फिर वो विवेक ने बताया था कि टोटल में नहीं
अगर पहले किसी ने SBPN की शेयर बेस्ड पेमेंट वाला खड़ा करा था अपनी जो भी लाइक हाँ सब्सिडी दूँ, तो जब हम उसको अक्वायर करते हैं तो सिर्फ जो पोस्ट वाला पार्ट है सिर्फ इतना ही हम उसको लेते हैं for this consideration। बाकी तो बाकी अगर वो करते ही फिर वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू होता है, तो उसका इम्पैक्ट वो बोल रहे हैं कि वो आप इमोशनल नहीं कर रखते कि लाइबिलिटी इमोशनल ये सब मोटा मोटी अगर कंक्लूड करें तो एक्विजिशन पीरियड पे जो भी इमोशनल चीज है ना वो खत्म कर दो, एक्चुअल क्या है, उसके बाद जो उसके बाद की जो रियल उसको आप ऐड करो मोस्ट रियल, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी हो चुका, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी हो चुकी, फेयर वैल्यू पे तो लिया है तो गेन तो आ ही चुके सारे। ये एक चीज पॉइंट और हाईलाइट करना, जैसे कई इंटेंजिबल इसमें हो ना सर, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जो अपने सब्सिडी ने रिकॉर्ड नहीं कर रखे होते हैं, और जब मैं कंसोलिडेट करता हूँ और पेरेंट के रिक्वायरमेंट में वो इंटेंजिबल एसेट अगर उसको लगता है कि इसकी डेफिनेटली वैल्यू है, कोई ब्रांड है, कोई ब्रांड है तो उसको कंसोलिडेशन में उसको कंसिडर करते वो मीजर फर्स्ट टाइम एक्विजिशन के केस में ये या मतलब दूसरा केस होता है, मान ली मैं पहली बार मेरे पे इंड एस एप्लीकेबल हो रहा होता है या 2013 में पहली बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट आया कंपनीज के लिए, पहले भी होता था, एएस तो पहले भी था, इन प्राइवेट लिमिटेड को कंसोल करना कंपल्सरी जब हुआ, पहले सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज पे थे। तो ऐसा कोई केस हो कि मेरे पे आज एप्लीकेबिलिटी आ गई, तब मैं वो कर सकता हूँ, मैं खाली एक्विजिशन की डेट में कहाँ है, मतलब ये 10 मेरे को ही नहीं पता, 103 में 110 में 103 में तो खाली एक्विजिशन के टाइम पे के टाइम पे होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेरी एक सब्सिडरी है उसमें ऑलरेडी ऐसा कोई ब्रांड और मेरे पास फर्स्ट टाइम एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस आई, तब नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी देखो दोनों में डिफरेंस एक्वायर्ड तो ऑलरेडी बना, मैं पहली बार या इंडेस में पहली बार समझ। Hi everyone. So now let's get started with Ind AS 111 joint arrangements. सबसे पहले समझते हैं जॉइंट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। एक ऐसा अरेंजमेंट जहां दो या दो से ज्यादा पार्टीज के पास जॉइंट कंट्रोल है। एसेंशियली इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। फर्स्टली जो भी पार्टीज हैं वो बाउंड रहती है बाय कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट, और कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट से ही उन्हें जॉइंट कंट्रोल मिलता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जॉइंट अरेंजमेंट के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बताता है, और इसका स्कोप ये है कि जॉइंट कंट्रोल जो कर रही है पार्टीज उनके ऊपर एप्लीकेबल रहता है। अब समझते हैं जॉइंट कंट्रोल क्या होता है। जॉइंट कंट्रोल का मतलब सिंपल सा है कि एक जना अकेले अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, यूनानिमस कंसेंट होनी चाहिए। यूनानिमस कंसेंट इन द सेंस कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट कर सकती है फ्रॉम टेकिंग यूनिलैटरल डिसीजंस। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि अगर ऐसा दे रखा है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट में मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स चाहिए कोई भी डिसीजन पास करने के लिए, और वो जो मिनिमम परसेंटेज है वो एक या एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन में बन रहा है, उस केस में वो जॉइंट अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक जॉइंट अरेंजमेंट में तीन पार्टीज हैं, ए बी और सी। ए के पास 50% स्टेक है, बी और सी के पास 25% है। अब 75% के मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोई भी डिसीजन पास करने के लिए। ये दो कॉम्बिनेशन से आइदर ए और बी और ए और सी। इस केस में जॉइंट अरेंजमेंट नहीं कहते, इसके जॉइंट अरेंजमेंट होता है जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट वेंचर। जॉइंट ऑपरेशन बनने के लिए तीन में से कोई सी भी एक डेफिनेशन फुलफिल करनी है। फर्स्टली जॉइंट अरेंजमेंट व्हिच आर नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी? इनका मैं सबने पढ़ा है, हाँ बताओ। सेपरेट लीगल एंटिटी जिसका अपना इंडिविजुअल स्टेटस है, मतलब अलग एंटिटी कैसे एग्जैक्टली, जिसकी एग्जिस्टेंस अलग है ओनर से, यानी वो अपने बिहाफ पे एसेट और लायबिलिटीज होल्ड कर सकता है। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन इसकी बोलती है भले ही सेपरेट लीगल एंटिटी है पर जो एसेट्स है ना और जो लायबिलिटीज है वो पार्टी में स्पेसिफाई कर रखे हैं, यानी पार्टीज के पास इंडिविजुअल लायबिलिटीज में राइट है ना कि नेट एसेट्स में। थर्ड डेफिनेशन ये बोलती है उसको कंज्यूम करना जो कि जॉइंट अरेंजमेंट में है, यानी थर्ड पार्टीज को सेल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके वो जॉइंट ऑपरेशन बन जाएगा। जॉइंट की डेफिनेशन है
सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, प्लस जो पार्टीज का शेयर है वो नेट एसेट्स में आ रहा है। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ही पार्टीज उनके पास नेट एसेट्स में राइट है, साफ साफ पता पड़ रहा है। सेकंड एग्जांपल ये बोलता है कि आउटपुट जो है उसे वही पार्टीज करिए जो जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर है, एक्स और वाई, और वो थर्ड पार्टी कर सकता है अपना आउटपुट। इस केस में जॉइंट ऑपरेशन बन गया। अब मान लो एक्स जो है वो अपने शेयर में से थर्ड पार्टी को कुछ सेल कर रहा है, इसके लिए जॉइंट ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि मैं अपने शेयर के साथ कुछ भी करूं उससे मतलब नहीं है। डायरेक्टली अगर आउटपुट जॉइंट अरेंजमेंट का थर्ड पार्टी को सेल हो गया, उस केस में वो जॉइंट वेंचर बन जाएगा। Here is a question for online participants. A joint arrangement which is not structured through a separate legal entity is classified as option A, joint venture, B, associate, C, joint operation, D, subsidiary. Online. Yes, Option C, joint operation. Yes, this is the right answer. अब अपन बात करते हैं अकाउंटिंग पार्ट की। जॉइंट ऑपरेशन में सिंपल सा कहा गया है कि अगर मैं एक पार्टी हूँ टू अ जॉइंट ऑपरेशन, तो मैं खाली खुद का जो शेयर है रेवेन्यू में, एक्सपेंसेस में, एसेट में, लाइबिलिटीज में, वो अपने बुक्स में लाइन बाय लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड कर लूंगी। जॉइंट वेंचर के लिए हम इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं, जो कि इसके अगले इंडेक्स 28 में कवर है, जो कि आगे वाली स्लाइड्स में कवर हो जाएगा। इसके कुछ इलस्ट्रेटिव सिनेरियो समझते हैं। जैसे पहला, कंपनी ए और बी है जो कि साथ में बना रही है, उन्होंने कोई सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म नहीं करी है, और उनका जो राइट है वो डायरेक्ट राइट है उनके रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट एसेट्स में। इस केस में ये पता पड़ रहा है जॉइंट ऑपरेशन ही है, यानी हर पार्टी अपना जो डायरेक्ट शेयर है एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस का, उसे लाइन बाय लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेगी। सेकेंड एग्जाम्पल, कंपनी एक्स और वाई है जो कि मिलकर एक्स वाई लिमिटेड बना रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चर करेगी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स को, और इनके पास जो राइट है वो नेट एसेट्स के अंदर है। ठीक है, इस केस में जॉइंट वेंचर है, और यहाँ पे हम इक्विटी मेथड फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। पी और क्यू फॉर्म कर रहे हैं जॉइंट अरेंजमेंट पी क्यू थ्रू अ सेपरेट व्हीकल। पी और क्यू दोनों के पास 50% कैपिटल है, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जितनी भी मशीनरी है वो पी को बिलोंग करती है, और पी ही ऑब्लाइज्ड है टू पे द बैंक लोन, और उनके जो जितने भी बचे हुए एसेट लाइबिलिटीज हैं उसको वो इक्वली शेयर करेंगे, और हमें इसकी बैलेंस शीट दे रखी है। पहले तो ये बताओ, ये जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट वेंचर है? एग्जैक्टली, जॉइंट ऑपरेशन है, बस यहाँ पे जो शेयर है वो स्पेसिफाई कर रखा है कि पी के पास ही पूरा हक है मशीनरी का और बैंक लोन का। यहाँ पे नेट एसेट्स है। अब पी अपने फाइनेंशियल में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करेगा? डेफिनेटली मशीनरी और बैंक लोन जो है वो फुल वैल्यू पे लेगा। So here is a question for offline participants. A, joint operator recognition in joint operation. Joint venture recognizes individual. Operator recognizes its share of asset, liability, revenue. D, joint venture uses proportional consolidation. Yes. So the right answer is option C. अब अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो ए और बी लिमिटेड है एक जॉइंट ऑपरेशन के अंदर, ठीक है, एक मशीनरी सेल करे, एक एसेट सेल करे टू जॉइंट ऑपरेशन, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो ए के पास 60% इंटरेस्ट जॉइंट ऑपरेशन में, जो एसेट वो सेल कर रहा है उसकी कैरिंग वैल्यू थी 100, और सेल प्राइस जो थी वो थी 80, यानी टोटल लॉस आ रहा है 20 का। ए अपनी बुक्स में जो लॉस रिकॉर्ड करेगा वो खाली दूसरी पार्टी बी के एक्सटेंड जितना करेगा, 40% जितना रिकॉर्ड। इसका लॉजिक सिंपल सा है, मैं हूँ, मेरे बुक्स के अंदर ऑलरेडी 100 का एक एसेट शो कर रहा है, ठीक है, अब मैं जैसे सेल करके बस डी रिकॉग्नाइज कर दूंगी 100 पे, यानी 60% रिकॉर्ड करना है। सो नेट नेट में मैं ऐसा बोल मैं डायरेक्टली 40% को डी रिकॉग्नाइज कर देती हूँ। जो दूसरी पार्टी का स्टेक है और इसकी सिंपल सी जर्नल एंट्री पास होती है, बैंक डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट टू एसेट। सेम गोस विद परचेज ऑफ एसेट, कि मैंने जॉइंट ऑपरेशन से कोई एसेट परचेज करा, यहाँ पे सेम लॉजिक चलता है कि मैं बी के स्टेक जितना ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी। गेन लॉस यहाँ नहीं निकलता क्योंकि गेन लॉस सेल ऑफ एसेट पे निकलेगा, परचेज पे नहीं। डिफरेंसेस क्या करूं, इंड AS 111 और AS 20 में क्या रहते हैं?
कॉन्सेप्चुअल बेस जो है वो राइट और ऑब्लिगेशन पे ज्यादा फोकस करता है, जबकि पे रहता है। यहाँ पे हम सब फॉर्म पे वो लेवल में हम दो तरह की बात करते हैं, जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट वेंचर। बट AS27 में हम किन की बातें करते थे जॉइंट वेंचर में? JCO, JCA, JC, यानी जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन, जॉइंट कंट्रोल 100 है क्या पर AS27 में हम प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन फॉलो करते थे। अब अपन बात करते हैं इंड AS 28 की, जो कि हमें बताएगा अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। जॉइंट ऑपरेशन की अकाउंटिंग समझ में आ गई? तो हाँ, जॉइंट ऑपरेशन में बताया ना कि इसका जो है मतलब लीगल एंटिटी नहीं है कोई, और दो जनों ने मिलके जॉइंट ऑपरेशन कर रखा है, तो उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। आप क्या समझ में आया? अकाउंटिंग तो होगी सौरभ। स्लो नहीं रहता, 103 भी है, 103 भी नहीं पढ़ा मैंने। नहीं क्यों पढ़ना? नहीं तो बिल्कुल ही नहीं। ये इसका 103 से लिख नहीं है। तो यहाँ होने का मतलब ये है कि जितना बताए उतना तो समझ में है, नहीं हो रही उसमें तो वैसे नहीं उसके ऐसा लग रहा है मेरे को, तो सुना भी नहीं, जितना बताया उतना तो बता दे। उसने नहीं बताया अकाउंटिंग, इसने तो बताया जॉइंट ऑपरेशन क्या होता है, तो बताया था क्या होता है। अगर दो एंटिटी सेपरेट स्टेटस नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और वो एक काम कर रहे हो जॉइंट ऑपरेशन, दो एंटिटी उनका दो का सेपरेट स्टेटस नहीं, इंडिविजुअल पर्सन हम लोग बताइए नहीं फिर इसका नहीं बताइए। जिसने और कोई ऐसा जिसने नहीं पढ़ा अभी तक 103, तुम में से कौन है जिसने 103 नहीं पढ़ा? तू बता दे क्या होता है, क्या होता है जॉइंट ऑपरेशन? तो सोने आते हो तुम, मैं तो खुद भी नहीं पढ़ा, मैं भी एस का स्टूडेंट था, हमारे टाइम था ही नहीं, मैं तो अभी पढ़ा जस्ट। कोई भी नहीं पढ़ेंगे। अरे आए मत कर, है पहली बार ही है नाम लिख लो इसका, कि हर बार अगली बार से पहले आएगा, हर बार आएगा, तो इसका बैच का टाइम भी चला जाए, नया बैच भी आ जाए तो ये नहीं आएगा, क्लास इनसे ले यहाँ पढ़ाया या मतलब पेपर बनाया तुमने? तूने पढ़ा नहीं होगा, इसने कुछ तो बोला होगा, क्या बोला? उसने अच्छे से बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, बताया था ना क्या होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इसने इनमें से दो बताए थे। जॉइंट ऑपरेशन क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या जॉइंट होता है। ऑपरेशन क्या होता है? जॉइंट ऑपरेशन में 3 कंडीशंस बताई थी। उसमें पहली कंडीशन थी कि सेपरेट लीगल एग्जिस्ट, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और वो साथ में मिलकर कुछ काम कर रही है। कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है सेपरेट लीगल एंटिटी? जो ज्वाइंटली ऑपरेट कर रही है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। एक एग्जांपल दो। जैसे कि लिमिटेड है और बी लिमिटेड, वो दोनों मिलकर ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं। उसके लिए जो एंटिटी फॉर्म हुई है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। वो नहीं है, हाँ, वो दोनों जो मिलकर काम कर रहे हैं वो, तो वो जॉइंट ऑपरेशन यही ना। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? अब ये इसने भी यहीं से पढ़ के सुना, नहीं खुद बोल रहा है मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इसको इतना पता है ना, इसमें मतलब तू सुन नहीं रहा था, सो रहा था, सो की बात है। मन में कोई ख्याल चल रहा है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या कहाँ था, सबसे आगे था, वो जो मेरे से पीछे बैठे हैं उधर ऐसे उनको तो फिर भी समझ में आ रहा है, तो पीछे बैठे, तू आगे बैठा है, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, चेहरा दिखता है ना आगे। कोई तो आया, वो खुद एग्री कर रहा है कि मुझे मैंने नहीं पढ़ा, नहीं इसका मतलब सुन रहा था, हो सकता है पहली बार आया इसलिए आज थोड़ा सुन रहा। अकाउंटिंग कैसे होगी?
उसने बताया थोड़ा सा, उसने बताया वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताया, लेकिन नॉर्मल अकाउंटिंग ए और बी लिमिटेड ने मिलके काम स्टार्ट कर दिया, मतलब खुद ही बताया हमसे। काम है मतलब मैंने एक प्लांट लगाया, प्लांट में दोनों ने डिसाइड करा 50% पैसा मैं दूंगा, 50% तू देगा। मतलब किसी को मशीनरी कैसे खुद की एसेट देंगे तो वो भी बताया। वो छोड़, पैसा दे दिया, 50 लाख उन्हें दिया, 50 लाख मैंने दिया, 1 करोड़ की एसेट लगाई। पूरा साल हुआ, अपने जो भी मैन्युफैक्चर करा 50 लाख का वो बेच दिया बाजार में, और उस 50 लाख से में 40 लाख का खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट वगैरह सब, 10 लाख का प्रॉफिट हो। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? 10 लाख का प्रॉफिट अपन दोनों ही बांटेंगे, मतलब किसी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे। यहाँ थर्ड पार्टी तो कोई है ही नहीं। नहीं मतलब जिन दोनों ने एग्रीमेंट किया ना, जो जॉइंटली जॉइंट ऑपरेशन में, वो दोनों बेसिकली जो कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ आप दोनों मतलब ए और बी लिमिटेड अपना अपना सेल बुक कर लेंगे, अपनी अपनी परचेज बुक कर लेंगे, जो रेशियो में उनकी जॉइंट ऑपरेशन एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ उतना उतना लाइन बाय लाइन ऐड कर देंगे, प्रॉफिट नहीं बांटे। क्योंकि किसी एक को तो उसको इनकम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बताओ जीएसटी बंद रहेगा। तो मन में आना चाहिए कि जहां कोई लीगल एंटिटी नहीं है तो पैन भी नहीं है, पैन नहीं है तो जीएसटीएन भी नहीं होगा, जीएसटीएन भी नहीं है तो फिर जीएसटी कौन देगा? उसमें क्या होता है कि जब भी ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो उसमें से दोनों जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब ऑपरेशन जो कर रहे हैं ऑपरेटर्स होते हैं, वही डिसाइड कर लेते हैं कि ऑपरेशन की अथॉरिटी किसके पास है। तो एग्री कर लिया कि तू संभालेगा सब कुछ, तो बोलता ठीक है मैं मेरे जीएसटी में इस पे जीएसटी दे दूंगा, सब कुछ मैं मेरे लीगल फ्रेम जो मेरे पास है उसमें कर दूंगा, सब कुछ तू करेगा। फिर एंड में जो बैलेंस शीट बनेगी उसके 2 टुकड़े करके शेयर कर देगा मेरे को, मैं मेरी लाइबिलिटी मैं बुक कर लूंगा, तेरी तू बुक कर लेगा। पे स्टैट्यूटरी जो लॉज है, वो या एम्प्लॉय भी आएंगे, वो भी किसी के स्ट्रक्चर में होंगे, उनका टीडीएस भी कटेगा, पेमेंट में भी टीडीएस कटेगा। तो उन सब के लिए एक लीगल स्टेटस तो चाहिए, तो दोनों में से एक एग्री कर लेता है कि मैं मेरा लीगल स्टेटस को यूज कर दूंगा, तो पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसमें वो पोस्ट डिसाइड हो जाती है। तो ये जॉइंट ऑपरेशन थोड़ा यूनिक है, ये थीम पहले भी होती है, एसपीवीज होते हैं, एसपीवीज भी 2 टाइप के होते हैं। ये पता है क्यों, कभी कभी क्यों क्रिएट होते हैं जनरली, ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है? कई बार होता है कि तू और मैं हैं, या आरएससीबी में कोई वो निकला कॉन्ट्रैक्ट बड़ा टेंडर, उसमें डिसाइड हुआ कि एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे टेंडर लोड होगा। तेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास स्ट्रेंथ, मतलब मेरी नेटवर्क 500 करोड़ है और तेरे पास पहले एक्सपीरियंस है इस काम का, मेरे पास एक्सपीरियंस, तो अपन बोलते हैं अपन दोनों मिला के साथ में जाते हैं टीम बना के अनइनकॉर्पोरेटेड, इसलिए ऐसी चीजें फॉर्म होती है। फिर उसके बाद टर्म्स कंडीशन डिसाइड होते हैं, तो उसके बेसिस पे काउंटिंग होती है। तो ये तो हो गया जॉइंट ऑपरेशन। अब ये ठीक है, यस, दूसरा जो था जॉइंट वेंचर था, वो मोस्टली आप मान लो कि वहाँ आप दोनों ने मिलके लीगल एंटिटी उधर भी हो सकती है, लेकिन वहाँ मोटिव खुद के लिए होता है। यहाँ मोटिव होता है कि ठीक है बाजार में कर रहे हैं, जब लीगली एंटिटी सेपरेट होगी तो वो सेम काम कर, अगर एंटिटी काम करती है, अब यहाँ पे इक्विटी मेथड लगता है। हाँ, ये आने में वहां पे उसकी अकाउंटिंग जैसे अपन ने स्टैंड अलोन में करी है, मैंने बोला जॉइंट ऑपरेशन की जैसे अकाउंटिंग होती थी, एएस में वैसी जॉइंट वेंचर की accounting। मतलब मेरे कंसोल में मेरा जितना शेयर हो 50 है, मैं सिर्फ 50% लाइन बाई लाइन ऐड कर देता हूँ। ठीक, चल बताएं। हाँ, तो अपन बात करते हैं इंडेक्स 28 की। सबसे पहले समझते हैं एसोसिएट का मतलब क्या होता है। ऐसी एंटिटी जिसपे इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ना कि कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताती हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि इक्विटी मेथड हम किस तरह से अप्लाई करेंगे टू द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी भी एसोसिएट और जेवी के ऊपर रहती है।
अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की। इंटर में जनरली एक ही कॉन्सेप्ट चलता था, अगर 20% से ज्यादा 50% से कम है, इसका मतलब वो एंटिटी मेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ रही है मेरे उस पर, तो वो मेरी एसोसिएट बन जाएगी। जबकि यहाँ पर ये चीज भी कवर करी गई है कि लेस देन 20% अगर आपके पास होगा, उसके बावजूद आपके सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आएगी। एक एडिशनल पॉइंट जो यहाँ पे आया है वो है पोटेंशियल वोटिंग राइट। पोटेंशियल वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट एएस में डिस्कस नहीं होता था। पोटेंशियल वोटिंग राइट यानी कि अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, शेयर वारंट्स है, ऑप्शंस है, उसको भी मैं कंसिडर करूंगी व्हाइल डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, ये पॉइंट्स पे अगर रहते हैं तो इससे मेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगी। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जरूरी नहीं है मेरे पास 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है तो मेरे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुई। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरे पास 20% एक एंटिटी के अंदर और जो बचे हुए 2 इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 40% है। इस केस में जो बाकी के 2 इन्वेस्टर हैं उनके पास इतना ज्यादा स्टेक है कि वो मेरे को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टिंग। अपन बात करते हैं इक्विटी मेथड की। इक्विटी मेथड में सबसे पहले तो इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होगा, आप इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट। सेकेंडली शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट आता है तो मैं कैरिंग अमाउंट इंक्रीज कर दूंगी, अगर लॉस आता है तो मैं कैरिंग अमाउंट डिक्रीज कर दूंगी। सेम गोज विद ओसीआई का शेयर, अगर इनकम है उसे ऐड कर देंगे, लॉस है माइनस कर देंगे। डिविडेंड से भी कैरिंग अमाउंट को माइनस करके दिखाते हैं। इसका क्या रीजन है, डिविडेंड को क्यों माइनस करते हैं कैरिंग अमाउंट से? एग्जैक्टली। तो मैं एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे डेटर से अगर मेरे पास पैसा आ जाता है तो मैं एंट्री क्या पास करती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि मेरे को मेरा एसेट रियलाइज हो रहा है। सिमिलरली अगर मुझे मेरे एसेट से इन्वेस्टमेंट एसोसिएट से डिविडेंड मिल रहा है तो यानी मेरा एसेट रियलाइज हो गया, इसी वजह से मैं डिविडेंड से कैरिंग अमाउंट को डिक्रीज कर दूंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेक लिया 30% का एसोसिएट कंपनी में फॉर 50 लाख, उसमें प्रॉफिट हुआ 25 लाख का और उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा 10 लाख का। तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो कैरिंग अमाउंट चल रहा है 50 लाख का, उसमें मैं मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि 25 लाख का 30% 7,50,000 ऐड कर दूंगी और शेयर ऑफ डिविडेंड 30% ऑफ 10 लाख माइनस कर दूंगी, यानी 3 लाख माइनस कर दूंगी। तो नेट नेट में क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, 54,50,000। So here is a question for online participants. Dividend received from associate under equity method are treated as A, income in P&L, B, reduction in carrying amount of investment, C, capital reserve, or D, other comprehensive income. यशस्वी, यशस्वी, Answer is B. क्या रिपीट? Sir, answer is B. This is the correct answer. अब बात करते हैं एग्जाम्पशन फ्रॉम अप्लाइंग इक्विटी मेथड। तो इसमें पेरेंट वाला जो एग्जाम्पशन पलक ने डिस्कस कराया था 110 में, वो सेम रहेगा। एडिशनल एग्जाम्पशन यहाँ किससे मिले हुए हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ट्रस्ट, सिमिलर एंटिटीज, ये अपने इन्वेस्टमेंट को एफपीटीपीएल पे रखते हैं, तो इसलिए इनको एग्जाम्पशन दिया गया है इक्विटी मेथड अप्लाई करने से। पार्शियल एग्जाम्पशन, अगर मेरा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है थ्रू अ वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट, सिमिलर एंटिटी, उस केस में भी मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे इक्विटी मेथड फॉलो करना है, मैं एफपीटीपीएल पे इन्वेस्टमेंट्स को रख के चल सकती हूँ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पेरेंट है जिसका 100% स्टेक है सब्सिडरी एक्स में और सब्सिडरी वाई में। सब्सिडरी एक्स एक वेंचर कैपिटलिस्ट है और एक्स और वाई दोनों का स्टेक आ रहा है एसोसिएट जेड में 25%, 20%। अब जो स्टेक पी का जेड में वाई के थ्रू आ रहा है उसके लिए उसे इक्विटी मेथड ही फॉलो करना है, पर जो स्टेक उसका एक वेंचर कैपिटलिस्ट सब्सिडरी से आ रहा है उसके लिए वो एफपीटीपीएल फॉलो कर सकता है। अब बात करते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व की। गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते टाइम हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो हम गुडविल मानते हैं उसे, और गुडविल को खाली डिस्क्लोज करा जाता है, अलग से रिकॉर्ड नहीं होती है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तो वो कैपिटल रिजर्व बन जाएगा जिसे हम अदर इक्विटी में रिकॉग्नाइज करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इन्वेस्टर ने 30% देके 30 लाख का स्टेक खरीदा एसोसिएट के अंदर, और एसोसिएट की एसेट की फेयर वैल्यू कितनी थी, 80 लाख की। तो उसका शेयर इन फेयर वैल्यू कितना हुआ, 30% ऑफ 80 लाख यानी 24 लाख, और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी, 30 लाख की।
यानी गुडविल यहाँ पे कितनी आ जाएगी 30 माइनस 24 6 लाख। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन की। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन यानी एसोसिएट ने कुछ सेल करा है इन्वेस्टर को, डाउनस्ट्रीम यानी इन्वेस्टर ने कुछ सेल करा है एसोसिएट को। एग्जांपल से समझते हैं। एसोसिएट ने इन्वेंट्री बेची 100 की 150 में, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना आया 15। अब यहाँ जब यूआरपी एलिमिनेट कर रही हूँ तो मैं खाली खुद का स्टेक जितना ही एलिमिनेट करूंगी टू इन्वेंट्री। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में अगर मान लो इन्वेस्टर ने की 150 में और एसोसिएट के पास अभी भी वो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, यूआरपी का अमाउंट अभी भी सेम रहेगा 10। यहाँ पे जो जर्नल एंट्री पास होती है वो होती है रेवेन्यू सीओजीएस टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करें इन्वेंट्री वाले केस में इन्वेंट्री को, दूसरे केस में हम क्रेडिट करें इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट को। इसका लॉजिक ये है कि पहले वाले केस में मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे अपनी बुक्स में ट्रीटमेंट देना है, मुझे यूआरपी इन्वेंट्री में से एलिमिनेट करना है तो मैं डायरेक्टली अपनी बुक से इन्वेंट्री क्रेडिट कर सकती हूँ। पर अगर इन्वेंट्री एसोसिएट के पास पड़ी है तो एसोसिएट के नाम पे मेरी बुक्स में क्या है इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, तो उसे एलिमिनेट करने के लिए मुझे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। Here is a question for offline participants. एसोसिएट ने गुड्स बेचे 1 लाख के 1.5 लाख में इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर के पास अभी भी ईयर एंड पे 50% इन्वेंट्री अनसोल्ड है। इन्वेस्टर का जो शेयर है एसोसिएट में वो है 30% का, तो कितना यूआरपी एलिमिनेट होगा? ऑप्शन ए 7500, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 22,500, ऑप्शन डी 25,000। कैसे आया? 1,50,000 इन्वेंट्री अनसोल्ड है तो 50% कर देंगे 75,000 और उसकी कॉस्टिंग 1,00,000 का 50% कर देंगे 50,000। 75,000 में से माइनस कर देंगे 50,000 तो 25,000 आता है और अपना इन्वेस्टी का 30% कर देंगे तो 77,500। डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड और यूनिफॉर्म पॉलिसीज, ये जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है जैसा 110 में कवर हुआ था कि मैक्सिमम 3 मंथ्स का गैप रह सकता है बिटवीन द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ एसोसिएट और जेबी एंड द इन्वेस्टर्स रिपोर्टिंग पीरियड। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज की सेम रहनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज, पर अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो डिफरेंट हो सकती है। ये एग्जम्पशन खाली एसोसिएट के केस में मिला हुआ है, जॉइंट वेंचर के केस में इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन दे रखा है, अगर एसोसिएट या जेवी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और अपनी सब्सिडी वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रही है, इस केस में फेयर वैल्यू मेजर करा जा सकता है। यहाँ पे इक्विटी मेथड लगाने की कोई नीड नहीं है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अदर देन इक्विटी, अगर मैं किसी एसोसिएट में इक्विटी शेयर्स होल्ड करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल है कि मैं एंटिटी के अंदर इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्ट करती हूँ, प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्ट करती हूँ, और मैंने उसे लॉन्ग टर्म लोन्स भी दे रखे। तो प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म लोन ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ही कवर हो जाता है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में कौन सी चीजें कवर नहीं होती? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, सिक्योर्ड लोन, ये जो चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में कवर नहीं होती है। इनकी अकाउंटिंग इंड AS 109 होगी। अब ये इंड AS 28 से कैसे रिलेट कर रहा है? एक कॉन्सेप्ट आता है इंड AS 28 में लॉस मेकिंग एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का, कि मेरी जो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है उसमें बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। अब मैं उसे नेगेटिव नहीं दिखा सकती, यहाँ पे मैं उसे मैक्स 0 दिखा सकती हूँ, उससे ज्यादा लॉस रिकॉर्ड नहीं कर। पर अगर मेरे पास उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अभी मैं उसमें होल्ड कर रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर से या फिर लॉन्ग टर्म लोन से एडजस्ट कर सकती हूँ। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एंटिटी है जिसके अंदर मैंने इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं 10 लाख के, प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रखे हैं 3 लाख के, और डिबेंचर्स होल्ड कर रखे हैं 5 लाख के। टोटल लॉस है 12 लाख का। इक्विटी के 10 लाख पूरे जाएंगे, बचे जो 2 लाख हैं वो मैं प्रेफरेंस शेयर से एडजस्ट करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पेयरमेंट लॉसेस। कैसे एविडेंस मिलेगा कि इम्पेयरमेंट टेस्ट? हाँ, ये जो पॉइंट है, अगर किसी का रीपेमेंट जब होता है तो सबसे पहले अपन है ना डिबेंचर्स, हाँ पहले डिबेंचर्स को पे करते हैं, फिर अपन Preference शेयर को। को पे करेंगे, फिर अपन फिर इक्विटी। लॉजिक ये है इसके पीछे। फर्स्ट आपने उससे कुछ लॉजिक तो सही बताया, सही बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है, हंसने की बात नहीं है। अगर उसने उसको एक्सप्लेन करा कि इसने ऐसा चूज क्यों करा। The next topic is impairment losses.
जब भी अपन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे ना तो सिंगल एसेट की तरह करेंगे, यहाँ पे गुडविल को अलग से हम सेपरेटली टेस्ट नहीं करते। अब हमें कैसे पता पड़ेगा इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है? इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, इन्वेस्टर को कंसेशन देने पड़ रहे हैं, प्रोबेबल बैंकरप्सी, एक्टिव मार्केट नहीं है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ रहा है फेयर वैल्यू में, इन शॉर्ट एसोसिएटर्स की बैंड बजी हुई है, यानी अब यहाँ पे हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सिंगल एसेट के अंदर हम इसे टेस्ट करेंगे एज पर इंडेक्स 36। इसका जो रिवर्सल होगा वो भी हम कर सकते हैं, रिकवरी पर हमको वापस इंक्रीज कर देंगे जितना इन्वेस्टमेंट सब्सिक्वेंटली इंक्रीज हो रहा है। Question for online participants. Investor discontinue recognizing losses when? Option A, investment becomes zero. Option B, investment plus long-term interest becomes zero. Option C, associate incurs continuous losses. Option D, OCI becomes negative. आदित्य बंसल जैन थाइस Option B, investment plus long-term interest becomes zero. B answer. Correct answer. अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इक्विटी मेथड। कौन कौन से केसेस में इक्विटी मेथड लगाना हम डिसकंटिन्यू करेंगे? पहला केस तो बहुत ही सिंपल सा है कि 20% स्टेक था, मैंने अपना स्टेक बेच दिया, तो अब वो मेरी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट पे रहेगी, अब मेरी एसोसिएट ही नहीं रही, उस केस में मैं इक्विटी मेथड नहीं लगाऊंगी। और सेकेंडली, अगर मेरे पास 20% स्टेक था, मैंने 35% और खरीद लिया, उस केस में वो मेरी सब्सिडरी बन जाएगी, तो अब यहाँ पे 103 और 110 फॉलो होगा, यानी इक्विटी मेथड से मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगी। उसके अलावा रिटेन इंटरेस्ट, अगर मान लो 20% से कम मेरा स्टेक रह जाता है, अब 10% ही रह गया, उसे मैं रीमेजर करूंगा एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टेक, और जो भी गेन लॉस रहता है उसे मैं P&L में रिकॉग्नाइज कर दूंगी। अगर कोई क्यूमुलेटिव बैलेंस चल रहा है OCI के अंदर, उसको भी अब रिकॉग्नाइज करना और रिक्लासिफाई करना पड़ेगा P&L में। सो इंडेस 28 और AS 23 के की डिफरेंसेस क्या है? पहला तो यही है कि इंडेस 28 में जॉइंट वेंचर्स के अकाउंटिंग में कवर्ड है, जबकि AS 23 ओनली टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। जॉइंट वेंचर के लिए वहां पे अलग AS रहता है, AS 27। रिपोर्टिंग पीरियड, इंडेस 28 में मैक्स कैप जो अलाउड है वो 3 मंथ्स का अलाउड है, जबकि AS 23 में मैक्स कैप 6 मंथ्स का अलाउड रहता था। एग्जाम्पशंस, जैसा हमने इंडेस 28 में पढ़ा, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम अप्लाइंग इक्विटी मेथड या FVTPL फॉलो कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पशन हम AS 23 में नहीं पढ़ते थे, AS 23 में हम दूसरे तरह के एग्जाम्पशन पढ़ते थे, जैसे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी मैंने इन्वेस्टमेंट करा है इसलिए ताकि मैं सब्सिक्वेंटली उसे डिस्पोज ऑफ कर दूंगी, सेल कर दूंगी, या फिर कोई सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस रहते थे, उस केस में मैं AS 23 फॉलो नहीं करती थी। लॉस एब्जॉर्प्शन, यहाँ जैसे क्लियर हायरार्की रहती है फॉर लॉस एब्जॉर्प्शन, और AS 23 में इस तरह की कोई भी गाइडेंस नहीं दी गई थी। सो थैंक यू ऑल एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। Stop sharing. ये लो